क्लास में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? लायबिलिटीज के बारे में पढ़ा था, है ना? इस क्लास में आप लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? एसेट्स के बारे में, राइट? टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एसेट्स। एसेट्स में तीन टाइप की एसेट्स मैंने लिखी है यहाँ पे। एक लिखा है नॉन करंट एसेट्स, दूसरा करंट, तीसरा कंटीजेंट लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स। तो जो फर्स्ट है नॉन करंट एसेट्स, उसके अंदर हमने लिखा प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स फिक्स नेचर का है, ये भी फिक्स्ड है इंटेंजिबल एसेट्स, लेकिन ये क्या है? तो फिजिकल नहीं है, फिजिकल नहीं है, इसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, ये बस महसूस कर सकते हो। जैसे गुडविल वगैरह हो गया ना आपका, पेटेंट्स हो गए, ट्रेडमार्क हो गए, ये इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर आएगा। फिर है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, वैसे इन्वेस्टमेंट्स जो इन्वेस्टमेंट्स आपको लंबे समय के लिए आपने होल्ड किया हुआ है, जैसे किसी प्रॉपर्टी में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है ना, जैसे किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर दिया, किसी कंपनी के डिवेंचर आपने खरीद लिए, किसी के शेयर्स आपने खरीद लिया, है ना, कोई सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह सब कुछ आपने ये सब चीजें खरीदी, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया, और तमाम चीजें जो कि आप नॉन करंट नेचर का इन्वेस्टमेंट्स जो कई सालों बाद आपका रियलाइज हुआ। डेफर्ड टैक्स एसेट्स, डेफर्ड टैक्स एसेट्स का मतलब होता है कि ये वो टैक्स लायबिलिटी होती है कि डेफर्ड का मतलब क्या होता है? जिसका इफेक्ट आने वाले कई सालों में हो। डेफर्ड का मतलब क्या होता है? जिसका इफेक्ट आने वाले कई सालों में हो, नेक्स्ट ईयर में हो, उसके बाद के ईयर में हो, ऐसे को हम डेफर्ड टैक्स एसेट्स बोलते हैं। नेट इस पर ज्यादा तवज्जो मत दीजिएगा, चलेगा ऐसे ही समझिए सिर्फ। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ऐसे कोई किसी को दिया हो आपने, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस क्या होता है? किसी को आपने दिया हो लॉन्ग टर्म लोन, है ना, लंबे समय के लिए किसी को लोन दिया हो, या किसी को एडवांस में दे दिया हो लंबे समय के लिए, तो वो आपके एसेट्स हो जाएंगे, दे दिया है ना आपने, इसलिए वो एसेट्स हो जाएंगे। और अदर नॉन करंट एसेट्स, इसमें भी कई तरीके की चीजें आती है। अदर नॉन करंट एसेट्स के अंदर भी बहुत सारी चीजें आती है, जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट्स आ गए, है ना, सिक्योरिटी डिपॉजिट कर दिया, किसी से माल मंगवाना है, किसी से मशीनरी मंगवानी है, वो मशीनरी या किसी मान लीजिए हवाई जहाज मंगानी है, हवाई जहाज खरीदी, उसने कहा कि भैया हमको सिक्योरिटी डिपॉजिट करवा दो, आपने उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट कर दिया। मान लीजिए आपने कोई किराए पे कोई चीज ली, है ना, आपने कुछ चीज लिया और उसके मतलब लैंड लिया, या मान लीजिए आपने मकान लिया, और उसको आप क्या करते हो, कुछ ऐसे पैसे दे देते हो जो लंबे समय तक वो रखे रहता है, जब आप मकान छोड़ोगे तो आपको पैसे देंगे। तो ऐसे सिचुएशन को आप सिक्योरिटी डिपॉजिट कह सकते हो, ठीक है। लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल हो, ठीक, जो ऑपरेटिंग साइकिल के बियॉन्ड चला जाए, 12 महीने से ऊपर चला जाए, तो उसको हम, वो सारे अदर नॉन करंट एसेट्स के अंदर आए, ठीक। तो अदर नॉन करंट एसेट्स से आगे बढ़ते हैं। आपको क्या समझना है? एसेट्स के अंदर ये क्या हो गया? मेन हेड हो गया, और ये सारे क्या हो गए? सब हेड हो गया, ठीक है ना, ये सारे। तो कोई भी आइटम, जैसे मान लो अदर नॉन करंट एसेट्स के लिए मैंने आपको बोला कि यार इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल होगा, या लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल होगा, या कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट होगी, किसके अंदर आएंगे? अदर नॉन करंट एसेट्स के अंदर आएंगे। तो ये हो गया सब हेड, उनके ये सब हेड हो गए, और ये क्या हो गया? मेन हेड हो गया। ऐसे करके क्लासिफाई करेंगे। मेनली इस चैप्टर के अंदर आपको यही मेन हेड या सब हेड, इस टाइप की चीजें आपको पूछी जाएंगी इस चैप्टर के अंदर, इससे ज्यादा कुछ आपको पूछ नहीं। करंट एसेट्स ये हो गया मेन हेड, और ये सारे हो गए सब हेड्स। करंट इन्वेस्टमेंट्स हो, इन्वेंटरीज हो, ट्रेड रिसीवेबल्स हो, कैश इक्विवेलेंट हो, शॉर्ट टर्म लोन्स, एडवांसेस हो, अदर करंट एसेट्स हो। अब यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल में दो चीजें आती है, आपको पता है, डेटर्स भी आता है और बिल्स रिसीवेबल भी आता है। तो अगर कोई बिल्स रिसीवेबल हो या डेटर्स हो, तो सब कहाँ आ जाएंगे? क्या कहेंगे? सब हेड क्या कहेंगे? ट्रेड रिसीवेबल कहेंगे, और मेन हेड क्या कहेंगे? करंट एसेट्स कहेंगे। ऐसे ही करंट इन्वेस्टमेंट्स के अंदर जो कोई भी करंट नेचर का इन्वेस्टमेंट हो जो रियलाइजेबल हो विद इन 1 ईयर, जैसे इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स हो, प्रेफरेंस शेयर्स हो, ठीक है, गवर्नमेंट ट्रस्ट सिक्योरिटी, जो 1 साल के लिए हो, जो विद इन 1 ईयर ही रियलाइजेबल हो, ये वहां ईयर मार्क होगा, वहां वो लिखा हुआ होगा, तो वो सारे कहाँ आ जाएंगे? करंट इन्वेस्टमेंट्स के अंदर आ जाएंगे। सब हेड और मेन हेड क्या हो गया? करंट एसेट्स हो गए। फाइन। इसी तरीके से आगे आप बढ़ेंगे, कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कमिटमेंट्स को देखेंगे। तो इसमें दो तरीके की बातें मैंने कहेंगी। एक तो मैंने कहा हुआ है कंटीजेंट लायबिलिटी। कंटीजेंट लायबिलिटी का मतलब होता है ये वो लायबिलिटीज होती हैं जो अपने आप से नहीं होती, बस ये अपने आप से नहीं होती, ये किसी दूसरे इवेंट पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कि कंटीजेंट लायबिलिटी का केस आप छोटा सा ऐसे ले सकते हो, जैसे मान लो कंपनी के ऊपर केस हो गया, कोर्ट केस हो गया। अब कोर्ट केस के अंदर क्या होगा कि
कोर्ट अगर आपको मानती है दोषी तो आपको क्या देना पड़ेगा, दंड देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर कोर्ट दोषी मानती है तो दंड देना पड़ेगा, तो लायबिलिटी अराइज होगी, उस सिचुएशन को हम कंटीजेंट लायबिलिटी बोलते हैं, ठीक है ना। अगर कोई घटना हुई तभी अराइज हो, वैसे ही अराइज नहीं होता। कोई ऐसी चीज होगी जिस वजह से ये लायबिलिटी आई, तो इसको हम बोलेंगे कंटीजेंट लायबिलिटीज, ठीक है ना, which may or may not arise because they are dependent on happening of an event, right? Well, commitments का मतलब financial commitments, commitments का मतलब financial commitments होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी को कमिट कर दिया, ऐसे कर लिया, मान लीजिए आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ, किसी पर्टिकुलर कंपनी के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ, तो 10 रुपए के शेयर है, आपने मान लीजिए 8 रुपए दिए हुए हैं, तो बाकी आपका कमिटमेंट कितने का, 2 रुपए और देने का कमिटमेंट है ना। तो ऐसे कमिटमेंट्स को हम कहाँ डालेंगे, कंटीजेंट लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स के अंदर डालेंगे। स्टोरी समझ में आ गई, ठीक है। मेजर हेड सब हेड समझ में आ गया। तो ये जो पहला चैप्टर था आपका ना वो समाप्त हो गया, इसमें अब और कुछ आपको पढ़ना है नहीं। लेकिन छोटी सी चीज और इसके अंदर आती है, बस एक छोटा सा पॉइंट आता है, आपके सिलेबस में ना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के भी हेड्स एंड सब हेड्स के बारे में चर्चा होती है, तो हम उसको भी एक बार देख लेते हैं। यानी बैलेंस शीट का जो पोर्शन था हमारा वो फिनिश हो गया। नोट्स टू अकाउंट्स आप समझते ही हो, कैसे नोट्स टू अकाउंट्स प्रिपेयर किया जाता है ना, कौन सी चीज कहाँ आती है, कई बार हम बात कर चुके हैं इसके ऊपर। तो इस एसेट्स को हम यहाँ से हटा देते हैं और हम पहुंच जाते हैं कहाँ पे, मेजर हेड और सब हेड। ये मेनली आपको ध्यान रखना है। कुछ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस भी करेंगे, इसमें हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि मेजर हेड क्या होगा और सब हेड क्या होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में भी कई चीजें होती हैं। सबसे पहले हेड्स होते हैं। सबसे पहला हेड होता है इसका रेवेन्यू, ठीक है। सबसे पहले हेड क्या होता है, रेवेन्यू, ठीक। अच्छा, रेवेन्यू के बाद रेवेन्यू में भी 2 हेड्स होते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम। अब देखो, जो सेल्स से रेवेन्यू आई होगी, जो माल बेच के रेवेन्यू आई होगी, आपको दिख जाएगा उसमें क्वेश्चन में। जैसे मान लो कि आपने सेल्स किया, नेट सेल्स किया, क्रेडिट सेल्स है, कैश सेल्स है, जो कुछ भी है वो सारा कहाँ आ जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाएगा। और उसके अलावा अगर इनकम है, जैसे मान लो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट था, है ना, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर ऑफ एबीसी लिमिटेड था, तो ये सब जो था वो क्या हो गया, अदर इनकम हो गया, ठीक है ना। रेंट रिसीव्ड, आपकी इनकम रेंट से थी तो वो अदर इनकम होगी। और वो सब हेड क्या हो गया, अदर इनकम हो गया। मेन हेड क्या हो गया, रेवेन्यू। हेलो, सब हेड क्या हो गया, अदर इनकम। मेन हेड क्या हो गया, रेवेन्यू। समझ में आई बात? तो ये याद रखना है। ऐसे यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स हो, नेट सेल्स हो, क्रेडिट सेल्स हो, जो कुछ भी हो, वो सारे सब हेड क्या हो गया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मेन हेड क्या हो गया, रेवेन्यू, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आप पहुंच जाइए। इसके जो दूसरा हेड है वो है आपका एक्सपेंसेस, ठीक है, एक्सपेंसेस। अब ये एक्सपेंसेस जो ये क्या हो गया, मेन हेड हो गया, ठीक है। एक्सपेंसेस क्या हो गया, मेन हेड हो गया। अब इस एक्सपेंसेस में हम लोग करते हैं जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब इसका एक फॉर्मूला होता है जो बचपन से आप सीखते आ रहे हो, है ना, ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी। ओपनिंग इन्वेंटरी, क्लोजिंग इन्वेंटरी, परचेज, ये जो कुछ भी होगा, ये WIP होगा, वर्क इन प्रोग्रेस होगा, ये सब किसके अंदर आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें कहाँ आ जाएंगी, ओपनिंग स्टॉक हो, परचेज हो, क्लोजिंग स्टॉक हो, ये सब किसके अंदर आ जाएगा, सब हेड क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। मेन हेड क्या हो गया, मेन हेड क्या हो गया, एक्सपेंसेस। हाँ, दूसरा आप ले लो परचेजेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेजेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो इसके तो मैं डायरेक्ट लिख ही दिया,
यहाँ परचेजेस मैंने लिखी दी है तो ये आ जाएगा चेंज इन इन्वेंट्रीज। तीसरा इसका आइटम होता है चेंज इन इन्वेंट्रीज। चेंज इन इन्वेंट्रीज, चेंज इन इन्वेंट्रीज का मतलब हो गया पहले आपके फिनिश स्टॉक क्या थी, यानी क्लोजिंग स्टॉक क्या थी, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक क्या थी, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी क्या थी, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी क्या थी, डब्ल्यूआईपी मतलब ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। तो वो तमाम चीजें इन्वेंट्री के अंदर जितनी भी चीजें होंगी, मान लो फिक्स्ड फिनिश्ड स्टॉक, फिनिश्ड गुड्स मान लीजिए है, ठीक है, अच्छा डब्ल्यूआईपी वर्क इन प्रोग्रेस है, ठीक है, रॉ मटेरियल, ये सब किसके अंदर आ गया, चेंज इन इन्वेंटरी सब हेड हो गया, मेन हेड क्या हो गया, एक्सपेंसेस हो गया। इसके अलावा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस आ सकते हैं, हम आगे इसको लेके चलते हैं। इसी को हम कहते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। अब देखो ये सारे क्या है, जितने भी तुम्हारी सैलरी है, ठीक है, बोनस हो, एम्प्लॉय को कमीशन दे रहे हो, वेजेस दे रहे हो, है ना, कोई भी अलाउंसेस दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो उसके बेनिफिट के लिए, तो उसको हम कहेंगे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, स्टोरी समझ में आ रही है। तो इसको ये क्या हो गया, ये हो गए सब हेड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, मेन हेड क्या हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है। ऐसे ही फाइनेंस कॉस्ट भी आप यहां पर ले सकते हो, एक फाइनेंस कॉस्ट भी ले सकते हो, जिसको हम कहते हैं इंटरेस्ट वगैरह पे करते हो ना, इंटरेस्ट ऑन लोन पे करते हो, दैट इज फाइनेंस कॉस्ट, ठीक है, जो भी आप इंटरेस्ट ऑन लोन पे करते हो वो आपके होते हैं फाइनेंस कॉस्ट, करेक्ट है, इंटरेस्ट वगैरह, इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह, ठीक। इसके अलावा और आप ले सकते हो, है ना, और आप एक्सपेंसेस में और आप ले सकते हो, एक्सपेंसेस में और आप ले सकते हो, जैसे डेप्रिसिएशन है, अमोर्टाइजेशन है, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस आप ले सकते हो, ये भी आ जाएगा। डेप्रिसिएशन हो गया तो डायरेक्ट अमोर्टाइजेशन क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट्स पे अमोर्टाइजेशन होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, टेंजिबल एसेट्स पे डेप्रिसिएशन होता है। वो सारा फिर थ्री हो गया, सब हेड, और एक्सपेंसेस क्या हो गए इसके, मेन हेड हो गए, ठीक। फिर अदर एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होंगे जिसको हम बोलेंगे यार ये अदर एक्सपेंसेस है, जो एक्सपेंसेस एक्चुअली है ना आइडेंटिफाइबल नहीं है, किसी इन सब हेड्स के से हट के है, इन सब हेड्स से हट के है, तो ऐसे एक्सपेंसेस को हम अदर एक्सपेंसेस बोलेंगे, ठीक है ना। तो कैरेज इनवर्ड हो, कैरेज आउटवर्ड्स हो, ये अदर एक्सपेंसेस में आते हैं। अदर एक्सपेंसेस में कौन कौन से एग्जांपल ले लो आप, कैरेज इनवर्ड ले लो, कैरेज आउटवर्ड ले लो। अब तुमको ये तो मालूम है कि कैरेज इनवर्ड आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस में और कैरेज आउटवर्ड आता है क्या, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। स्टोरी समझ में आ गई। तो मेन हेड सब हेड इसके अंदर प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट ऑफ पी&एल में समझ में आए किस तरीके से हम लोग इसको मेन हेड सब हेड में बांटेंगे। बहुत ही आसान है, कोई पंगा नहीं है, बस बच्चे ना अब जब तक पढ़ाया नहीं होता, दिखाया नहीं होता, तब तक बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं यार क्या चीज है, बट आपको समझ में आ गया। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं, इसको रब कर लें। वेरी गुड। तो आपके क्या आ गए थे, आपने जब स्टार्ट किया था, जब ये चैप्टर शुरू किया था, तो आपके नोट्स टू अकाउंट्स भी मैंने बताया था और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पार्ट बताया था ना। एक हो गया बैलेंस शीट, दूसरा हो गया प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरा नोट्स टू अकाउंट्स और चौथा कैश फ्लो स्टेटमेंट। यही बताया था, सिखाया था, याद है आपको। तो दो आपने कर लिए, तीसरा मैं बोल ही रहा हूँ, नोट्स टू अकाउंट्स होता है, चाहे वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का नोट्स टू अकाउंट्स हो, चाहे वो बैलेंस शीट का नोट्स टू अकाउंट्स हो। तो नोट्स टू अकाउंट्स एक बात हो गई, उसके बाद फाइनली आपके पास क्या हो जाएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो जाएगा। तो ये चार चीजें होती हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चीजें होती हैं, जो आपके कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से ये चार चीजें जो है दे आर द पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। करेक्ट, समझ में आ गई बात है। चलिए, अब इसमें छोटी मोटी चीजें हैं जो क्या करोगे पढ़ के,
क्या करोगे? हैं? एसेंशियल्स, ऑब्जेक्टिव्स, यूजेज, इंटरनल, एक्सटर्नल, limitations. Do you need any explanation on all this? What are the limitations? What are the parties interested on financial statement? Internal users, external users. ठीक है ना? तो हम लोग एक बारी देख ही लेते हैं यार, हैं? देख लेते हैं? Yes sir. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो तुम्हारा है, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एसेंशियल्स क्या होते हैं, व्हाट आर एसेंशियल्स, कुछ चीजों में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कुछ चीजों पे हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक है? कुछ चीजों के ऊपर हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कुछ चीजों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, जैसे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों तुम क्रिएट करते हो ऑब्जेक्टिव्स, मतलब क्यों एक्चुअली में तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते ही क्यों हो, तुम्हारा उद्देश्य क्या होता है, तुम्हारा क्या पर्पस होता है, दैट इज योर ऑब्जेक्टिव्स। तो इसमें जैसे मान लो हम लोग क्यों करते हैं, सिंपल में हम लोग इसको समझने की कोशिश करें। फाइनेंशियल डेटा है ना, इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल डेटा है ना। तो फाइनेंशियल डेटा का काम क्या होगा, फाइनेंशियल डेटा तो एक्सप्लेनिंग economic, resources and obligations of an enterprise। तो किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज का क्या फाइनेंशियल डेटा है, और वो फाइनेंशियल डेटा क्या बताती है कि इसके क्या इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं और क्या इसके ऑब्लिगेशंस है, इसके बारे में बात करेगा। इंफॉर्मेशन बताएगा कैश फ्लो के बारे में, इंफॉर्मेशन ऑन कैश फ्लो। अब देखो जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स होंगे उनके लिए भी ये जरूरी होता है क्या, एंड एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस विच अफेक्ट सोसाइटी को अफेक्ट करता है। तो कुछ इस तरीके से आपकी ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बिजनेस, इट प्रेजेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ बिजनेस। तो ये सब इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स के बाद आप इसमें देख लीजिए इसका एसेंशियल्स क्या होता है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज के एसेंशियल्स। एक हेडिंग मैंने डाल दिया एसेंशियल्स क्या होते हैं, है ना, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एसेंशियल्स क्या होता है, क्या क्या चीजें हैं। तो पहली बात हो गया फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, आपके पास जो इंफॉर्मेशन आएंगे इन टर्म्स ऑफ फैक्ट्स आएंगे, ठीक है। इसमें क्या डालो, जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज करना चाहिए। ये जरूरी क्यों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एसेंशियल्स का मतलब होता है ये जरूरी क्यों, ठीक है। तो इसके क्या जरूरियात है, तो पहली बात होगी कि ये जो फैक्ट्स हैं उसको आप डालो, फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की पता चलेगी। अंडरस्टैंडेबिलिटी, यानी ये कैसा होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, समझने लायक होना चाहिए। भाई कुछ भी भाषा में कुछ भी मत लिखो कि लोगों को समझ में ना आए, ठीक है ना। तो समझने के लिए क्या होना चाहिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वगैरह को आप प्रॉपर्ली फॉलो करेंगे तभी तो समझ में आएगा। कंपेरेबल होना चाहिए, यानी एक ईयर के डेटा को दूसरे ईयर के डेटा इस तरीके से प्रोजेक्ट करो कि एक ईयर के डेटा को दूसरे ईयर के डेटा के साथ कंपेयर कर सको, अपने एंटरप्राइज का या दूसरे एंटरप्राइज के परफॉर्मेंस को आप कंपेयर कर सकते हो। इसको वेरीफाई भी किया जा सकता हो, है ना, कि ये सही है या नहीं है, सत्य है या असत्य है, ठीक है ना। रेलिवेंट हो, यानी ये जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो क्या होनी चाहिए, रेलिवेंट मतलब क्या होता है, इन अकॉर्डेंस विद द लीगल रिक्वायरमेंट, इन अकॉर्डेंस विद द लीगल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ताकि अगर मान लो इसको आराम से चेक किया जा सके, इसकी सत्यता की जांच हो सके, ये समय के हिसाब से हो, समझ गए, दैट इज व्हाट कॉल्ड रेलेवेंट। नेक्स्ट जो टाइमलीनेस होनी चाहिए, अब बनना चाहिए 31 दिसंबर 31 मार्च को, तुम्हारा तुम करता है 6 जून को, तो टाइमलीनेस हुआ, इसमें टाइमलीनेस होना चाहिए।
यानी एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम होना चाहिए, रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम होना चाहिए, इसलिए हमने अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट हमने लॉन्च किया हुआ है ना। अच्छा, इंटरेस्टेड पार्टीज कौन कौन से होंगे, इसमें जो लोग होंगे वो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं। तो इसमें दो टाइप की पार्टीज है बंधु, एक हो गया तुम्हारा, ऐसे ले लो, इंटरेस्टेड पार्टीज में दो टाइप की पार्टीज है, एक हो गया इंटरनल यूजर्स, हाँ, और एक हो गया एक्सटर्नल यूजर्स। और एक्सटर्नल यूजर्स की ना बंधु बहुत बड़ी लिस्ट है बंधु, समझिए, एक्सटर्नल यूजर्स की बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन जब आप बात करोगे इंटरनल यूजर्स की तो कौन आएगा, मैनेजमेंट। कौन होगा भैया, तो याद रखना है मैनेजमेंट होगा। तो मैनेजमेंट जो है वो क्या है, इंटरनल यूजर है। एक्सटर्नल यूजर का तो बहुत बड़ा लिस्ट है ना, एक्सटर्नल यूजर का बहुत बड़ा लिस्ट है बंधु, समझ गए। देखो मैं लिस्ट नाम बताता हूँ तुम लोगों को, जैसे हो गया शेयर होल्डर्स, याद रखना शेयर होल्डर्स को अक्सर तुम लोग क्या करते हो, इंटरनल यूजर मान लेते हो, बट ये एक्सटर्नल यूजर होता है। एम्प्लॉइज, ये भी एक्सटर्नल यूजर होता है, क्योंकि तो यार बंदा तो काम नहीं पे करता है, तो ये तो इंटरनल यूजर होना चाहिए। नहीं भैया, ये एक्सटर्नल यूजर होगा, ठीक है। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसको तो तुम देखते ही पहचान जाते हो कि यार ये जो है ना, ये हमारा एक्सटर्नल यूजर ही है, क्योंकि ये तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से बाहर का एंटिटी है। क्रेडिटर्स, ठीक है ना, इन्वेस्टर्स, करंट इन्वेस्टर्स और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, ठीक है ना। पोटेंशियल मतलब जो हमारे इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, क्रेडिटर्स। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स का मतलब जो हमारे इन्वेस्टर्स, यहां पर लिख देता हूं मैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, यानी जो इन्वेस्टर्स हमारे हो सकते हैं। क्रेडिटर्स हो गए गवर्नमेंट अथॉरिटी, सीधे लिख देते हैं गवर्नमेंट, तो सरकार से टैक्स विभाग वाला, ठीक है ना। सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये भी आपके इंफॉर्मेशन से ताल्लुक रखते हैं, इनको भी मुआरफ होना चाहिए। वो भी चाहते हैं कि भैया हमको भी पता हो तुम क्या कर रहे हो, कितने अंडे दे रहे हो, कितने तोड़ रहे हो और कितने उसमें से चूजे निकल रहे हैं, ये हमको पता होना चाहिए। अच्छा, आगे आप इसकी लिमिटेशंस की चर्चा कर रहे हैं। लिमिटेशंस का मतलब क्या होता है, नलायक है, ये किन किन क्षेत्रों में नलायक है, क्या क्या काम करके नहीं देते ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आप कहोगे यार ये जो है ना हिस्टोरिकल रिकॉर्ड होता है, कई बार हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से हमारा काम बनता नहीं, क्योंकि आज जो चीज हो रही है, कल जो हुआ था उसका आज कोई इतना आज चीजें बदल गई, तो कल के हिसाब से हम आज निर्णय अगर लेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, कल तो पीछे चला गया। तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, और इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो एस्टिमेट से बनाई जाती है। अफेक्टेड वैल्यू से डेप्रिसिएशन को ले लो, क्या पता कि ऐसे 2 साल में ही खत्म हो जाए डेप्रिसिएशन, 10 साल के लिए तुमने अज्यूम कर लिया, एस्टिमेटेड लाइफ उसकी 10 साल ले ली। अच्छा, कई सारे अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस आप फॉलो करते हो, तो डिफरेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, देखो बिजनेस जो है वो ग्लोबल हो गया ना, लोकल तो नहीं है ना। तो जब ग्लोबल बिजनेस हो गया तो कई जगह पर कई तरीके की अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती है। क्वालिटेटिव एलिमेंट्स इग्नोर कर दिए जाते हैं, क्वालिटेटिव एलिमेंट्स आप क्या करते हो, और इग्नोर, है ना। लकी की मेहनत को, लकी के ऑनेस्टी को नहीं आप मेजर करते, आप क्या करते हो, लकी ने कमा के कितना लिया उसको ध्यान में रखते हो, ये प्रॉब्लम है। प्राइस लेवल चेंजेस आर इग्नोर्ड। अब देखो प्राइस लेवल में चेंजेस हुए, अब इसको तुम किसके साथ क्लब कर सकते हो, हिस्टोरिकल कॉस्ट के साथ क्लब करते हो। प्राइस लेवल चेंज हो रहा है लेकिन आप उसको क्या कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। और ये भी है कि हर पार्टीज, जितने भी पार्टीज हैं, कैन नॉट मीट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ, हर व्यक्ति की इच्छाओं को का सम्मान नहीं कर सकती है। जितने भी पार्टीज, चाहे एक्सटर्नल पार्टी हो चाहे इंटरनल पार्टी हो, जितने ही पार्टी हो, सबकी इच्छाओं का सम्मान ये
नहीं कर सकती, सबके हिसाब से नहीं चल सकती, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है इसके अंदर। ठीक है, तो नए के हिसाब से इंटरनल यूजर जो है ना यहाँ पे दिया हुआ है। तो एक और बात लिमिटेशन में तुम लिख सकते हो, लिमिटेशन में एक और बात लिख सकते हो, लिमिटेशन लिख सकते हो विंडो ड्रेसिंग। मालूम विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है? देखो मुंह चाहे कैसा भी हो, लेकिन लीपा पोती करके उसको क्या बना दिया, सुंदर बना दिया, और लड़की जैसे होनहार युवक के संग ब्याह करा दी छोरी की, है ना। अभी बारिश हो जाएगी, सारा उतर जाएगा, पता चल जाएगा कितनी काली कलूटी बैगन लूटी है। समझिए, दैट इज व्हाट कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग। तो अकाउंटिंग में तुम क्या करते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तुम विंडो ड्रेसिंग कर सकते हो। ठीक है ना, लीपा पोती करके खूबसूरत अकाउंटेंसी दिखा सकते हो, और तुम धोखा दे सकते हो किसको, जो तुम्हारे कंपनी है जिनसे तुम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या सरकार को धोखा दे सकते हो। ठीक है ना। तो इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद। ठीक है।